सभी को नमस्कार। जय राधा माधव। तो हम इस्लामिक इतिहास लेखन में इब्न खल्दून को पढ़ने वाले हैं। अब इब्न खल्दून में हम किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, तो प्रमुख रूप से हम ये 3 बिंदु पढ़ने वाले हैं। एक तो इब्न खल्दून का जीवन परिचय, दूसरा इब्न खल्दून का लेखन और दर्शन के प्रति योगदान और उनका दृष्टिकोण, जैसे उसकी जो किताब थी, जो उनका ग्रंथ था किताब उल इबार यूनिवर्सल हिस्ट्री, उसको अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। और एक इब्न खल्दून का मूल्यांकन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज परिचय। परिचय में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं रखनी होती और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इनका जन्म हुआ था ट्यूनीसिया, अफ्रीका में इब्न खल्दून का जन्म हुआ था। उसके बाद 1382 में ये मिस्र चला गया और फिर उसके बाद ये मिस्र ही रहा और वहीं पर इसकी मृत्यु हुई। अब इसने समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी इब्न खल्दून को पढ़ा जाता है, क्योंकि चक्रीय सिद्धांत दिया था इब्न खल्दून ने। समाजशास्त्र में भी पढ़ते हैं उनको, दर्शन के क्षेत्र में भी पढ़ा जाता है और इतिहास के प्रति योगदान के लिए भी उनको जाना जाता है। समाजशास्त्री भी थे, दार्शनिक भी थे और इतिहासकार भी थे। ये इब्न खल्दून का चित्र है। आप एक बार प्रणाम कर लें इब्न खल्दून को। पहले वैज्ञानिक इतिहासकार माने गए हैं इब्न खल्दून। तो ये तो थी सामान्य सी जानकारियां। अब इब्न खल्दून को प्रमुख रूप से किस चीज के लिए हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो वो है उनकी पुस्तक किताब उल इबार, जिसे यूनिवर्सल हिस्ट्री जो के नाम से जाना जाता है। 1377 में उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, तो उस पुस्तक में भी एक भाग है मुकदमा भाग। उस मुकदमा भाग ने इब्न खल्दून को इतिहास में अमर बना दिया। ये जो किताब उल इबार पुस्तक है उनकी, ये एक्चुअल 3 पुस्तकों का संग्रह है, 3 महान ग्रंथों का ये संग्रह है। एक तो पहला जो भाग है उसमें सभ्यता जो विकसित होती है उसके मूल तत्व और मानव पर सभ्यता का क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में इब्न खल्दून ने लिखा है। दूसरे भाग में अरबों का जो इतिहास था उसके बारे में इब्न खल्दून ने लिखा है। और तीसरा भाग जो है उसमें उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, वहां की जो बर्बर जातियां थी, बर्बर राजवंश थे, उनके बारे में विवरण दिया है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मुकदमा भाग है, इसीलिए फ्रांस रोजेनथाल ने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, क्योंकि वो भूमिका मतलब समझ सकते हैं हम, इसकी भूमिका जो है वो मुकदमा भाग है और वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं से उसका ग्रंथ किताब उल इबार जो है वो शुरू होता है। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम। लेखन व दर्शन। परिचय के बाद अगला बिंदु हमारा लेखन और दर्शन। तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? किताब उल इबार या यूनिवर्सल हिस्ट्री पुस्तक लिखी 1377 ईस्वी में। ये ग्रंथ जो है वो 3 पुस्तकों का समूह है। प्रथम भाग जो है सभ्यता के मूल तत्व व मानव पर उसके प्रभाव, इनके बारे में जानकारी देता है। देखो, सभ्यता और संस्कृति दोनों मिलते जुलते से शब्द हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है। सभ्यता जहाँ भौतिक तत्व है जो हमें दिखाई दे रहा है वो है, और संस्कृति उसकी आत्मा है जो उसके आंतरिक तत्व हैं, मतलब जैसे परंपराएं, रीति रिवाज, वो सारी चीजें संस्कृति हैं। तो सभ्यता के मूल तत्व और मानव पर उसके प्रभाव, ये इसका प्रथम भाग मतलब प्रथम भाग है। दूसरा अरबों का इतिहास और तीसरा है मगरिब मतलब उत्तर पश्चिमी अफ्रीका व बर्बर राजवंशों का विवरण। 3 पुस्तकों के अंतिम भाग में, तीनों में उसने स्वयं की आत्मकथा लिखी है, जिसे क्या कहा जाता है? अल तारीख जिसे कहा जाता है। अब इसका आरंभ जो है वो भूमिका जो है इस पुस्तक की, किताब उल इबार की, वो मुकदमा भाग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मुकदमा भाग कहलाता है। यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यही वो भाग है जिसने इतिहास लेखन के क्षेत्र में इब्न खल्दून को अमर बना दिया।
चूंकि ये भाग महत्वपूर्ण है, इसके महत्व के लिए इसका अनुवाद जो है वो किसने किया था? अंग्रेजी अनुवाद फ्रांस रोजेंथाल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, जो इब्न खल्दून थे उन्होंने ऐतिहासिक आलोचना का प्रयोग किया। ये इतिहास लेखन की उनकी कुछ विशेषताएं जो हम देख रहे हैं। इब्न खल्दून ने आलोचना का प्रयोग किया। अब आलोचनाएं कब होंगी? जब सत्य इतिहास में जो है उसको जांचा और परखा जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि अतीत की जो भी सारी घटनाएं हैं या बातें हैं या परंपराएं जो हैं वो सब कुछ सच नहीं है। हम सब कुछ सच नहीं मान सकते, उनको तर्क की कसौटी पर रखना चाहिए और उनके आलोचनात्मक बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा कहने वाला कौन है? इब्न खल्दून। वैसे अतीत में किसी पुराने साथी की हम कल्पना करते हैं और उसके बारे में लगातार कल्पना करते ही चले जाते हैं। हालांकि वो इब्न खल्दून ऐसा कहते हैं कि अतीत की सारी बातें सच नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा, आस्था या ईश्वर के बारे में इब्न खल्दून के क्या विचार थे? तो इब्न खल्दून का जो लेखन है वो आस्था या ईश्वर से प्रभावित नहीं हुआ। जब धर्म या आस्था, ईश्वर, इन सारी चीजों से लेखन प्रभावित नहीं हुआ तो स्वाभाविक सी बात है उनके लेखन में वैज्ञानिकता का समावेश है। इसीलिए पहला वैज्ञानिक इतिहासकार किसको माना जाता है? इब्न खल्दून को माना जाता है। हालांकि इब्न खल्दून इतिहासकारों की आलोचना करते हैं, लेकिन वो आलोचना क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि इतिहासकार जो है वो ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि, मतलब जांच परख के आधार पर इतिहास नहीं लिख रहे, कि जांच परख के आधार पर इतिहास लिखना चाहिए, तर्क की कसौटी पर इतिहास को लिखना चाहिए, उसके तथ्यों की जांच की जानी चाहिए। ठीक है, जो अगली चीज, इब्न खल्दून जो है वो पक्षधरता को ऐतिहासिक कमी मानते हैं कि अगर इतिहास लेखन जो है, इतिहास लेखक जो है वो एक पक्ष का समर्थक है या एक पक्ष की तरफ झुक गया तो स्वाभाविक सी बात है उससे इतिहास लेखन का दृष्टिकोण प्रभावित होगा। तो वो पक्षधरता को ये मानते हैं कि ये ऐतिहासिक कमी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसके आगे हमें बात करनी है इतिहास की चक्रीय अवधारणा, जो किसने दी? इब्न खल्दून ने इतिहास की चक्रीय अवधारणा दी। अब इब्न खल्दून ने जो इतिहास है उसकी तुलना किससे की? इतिहास को मानव जीवन चक्र माना, इतिहास को मानव जीवन चक्र माना, कि जिस तरह मानव जीवन का चक्र होता है उसी तरह इतिहास का भी चक्र होता है। और उन्होंने जो अरब क्षेत्र में एक जाति थी, बद्दू जाति, अरब क्षेत्र में एक जाति थी बद्दू जाति, उसको आधार बना के ये चक्रीय सिद्धांत जो है वो दिया था। ठीक है, अब ये चक्रीय सिद्धांत है क्या? कि मानव जो है, इतिहास जो है वो मानव जीवन चक्र के समान है। मतलब जो समाज है, सभ्यता जो है उसका निश्चित काल होता है। जिस तरह मानव जीवन का निश्चित काल 120 वर्ष माना इन्होंने, तो उसी तरह सभ्यता का काल होता है। समाज जो है वो ग्रामीण व शहरी चरणों से गुजरता है। जब समाज जो है वो ग्रामीण समाज होता है पहले, उसके बाद जब वो शहरी जीवन में जाता है, गांवों से शहर में जब कन्वर्ट होता है, तो उसमें जीवन स्तर का तो विकास होता है। गांवों से जब शहरों की तरफ, गांव और शहर में आप तुलना करेंगे तो शहरों में जीवन स्तर में तो विकास होता है, लेकिन समाज की जो आंतरिक शक्तियां थी, उसके मूल्य, उसकी परंपराएं, वो छिन्न भिन्न हो जाती हैं, वो छिन्न भिन्न हो जाती है। दूसरी चीज, जो समाज में संसाधन है उनका केंद्रण हो जाता है। गिने चुने लोगों के पास संसाधन जो है वो केंद्रित हो जाते हैं, संसाधनों का केंद्रण हो जाता है। ऐसा किसने बताया? इब्न खल्दून ने ऐसा बताया। ठीक है, अब क्या होता है जब संसाधन गिने चुने लोगों के पास पहुंच जाते हैं
तो फिर क्या होता है कि वो गिने चुने लोग जो हैं, जिनके पास संसाधन हैं, वो शोषण करते हैं, वो दमन करते हैं, और फिर धीरे धीरे समाज का पतन हो जाता है। ठीक है, तो बद्दू जाति को एक शरीर रूप में मानकर खल्दून ने ये पूरा विवरण दिया कि मानव का जीवन काल जो है, मानव का जीवन काल जो है वो 120 वर्ष है। मानव का जीवन काल 120 वर्ष खाल्दून ने माना। अब जो इतिहास में राजवंश जो होते हैं या सभ्यता जो होती है, संस्कृति जो होती है, उसमें वो निश्चित चक्र के अनुरूप है, इस जीवन चक्र के अनुरूप है। जैसे जन्म होता है व्यक्ति का, फिर उसके बाद जन्म के बाद बचपन होता है, उसका बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था के बाद युवावस्था होती है, बाल्यावस्था के बाद युवावस्था होती है, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था होती है, उसके बाद वृद्धावस्था होती है, और उसके बाद अंतिम सच मृत्यु। अंतिम सच क्या है? मृत्यु। तो ये सारी चीजें मानव जीवन में घटित होती हैं। ठीक उसी प्रकार सभ्यता और समाज भी इन्हीं चरणों से गुजरता है। ऐसा किसका मानना है? इब्न खल्दून का ऐसा मानना है। ठीक है, अब देखते हैं। इतिहास का चक्र मानव जीवन चक्र के समान है। समाज का निश्चित जीवन काल होता है। वह समाज ग्रामीण व शहरी चरणों से गुजरता है। जब समाज ग्रामीण से शहरी जीवन में प्रवेश करता है तो जीवन स्तर का विकास होता है, लेकिन समाज की आंतरिक शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। वह संसाधनों का केंद्रण चंद लोगों के पास आ जाता है। तत्पश्चात दमन होता है और समाज का पतन हो जाता है। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, बशर्ते कि आप सेशन को अच्छे से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, और इससे बाहर इब्न खल्दून में से क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये आपके नेट में भी है, कॉलेज लेक्चरर में भी है, तो हर जगह ये टॉपिक आपके आता है। अब उन्होंने अरब क्षेत्र की बद्दू जाति को शरीर रूप में मानकर खल्दून ने व्याख्या प्रस्तुत की। ठीक है, मानव का सामान्य जीवन काल 120 वर्ष होता है। इसी प्रकार इतिहास में राजवंश या सभ्यता और संस्कृति, उनका चक्र प्रकृति में वस्तुओं का विकास, ये भी मानवीय चक्र के अनुरूप होता है। ठीक है, खल्दून ने मानव जीवन चक्र की व्याख्या प्रस्तुत की, जैसे जन्म, बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। मतलब एक व्यक्ति जिन जीवन के चक्रों में गुजरता है, उन्हीं चक्रों में समाज, संस्कृति, राजवंश, किसी भी वस्तु को प्रकृति में गुजरना पड़ता है। ये किसने कहा? इब्न खल्दून ने कहा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं इब्न खल्दून का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। तो देखिए, वो इब्न खल्दून जो थे वो परंपरागत शासन प्रणाली और दास प्रथा के विरोधी थे। परंपरागत शासन प्रणाली और दास प्रथा के विरोधी थे कि जो पुरातन व्यवस्था चली आ रही है, शासन व्यवस्था चली आ रही है और दास प्रथा जो चली आ रही है, उसके वो पूर्णतया विरोधी थे। दूसरा, उन्होंने ये माना कि मानव जो है वो सामाजिक प्राणी है। मानव जो है वो कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। मानव सामाजिक प्राणी है। और उन्होंने जो मतलब असभ्य, उन्होंने असभ्य मतलब जो सामूहिक एकता होती है समाज में, सामूहिक एकता की जो भावना होती है, तो उसका पक्ष लिया कि समाज में सामाजिक एकता होनी चाहिए, उसे असभ्य कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज कि इतिहास जो है वो समाजों का जीव विज्ञान है। इतिहास समाजों का जीव विज्ञान है। अब इतिहास का कार्य उन्होंने बताया कि मृत समाज के शवों का पृथक कर इसका परीक्षण और अनुसंधान करना है। मतलब इतिहास का कार्य यह है कि जो मृत समाज है, जो समाज नष्ट हो चुका, उसमें शवों को पृथक करके उसका परीक्षण और उस पर रिसर्च किया जाना चाहिए। ठीक है,
तो खाल्दून पहले इतिहासकार थे जिन्होंने ये बताया कि राष्ट्र के इतिहास पर भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। क्या भारत के इतिहास पर भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव नहीं है? देखिए, मैं जनरली से बता दूं कि भारत में उत्तर से आक्रमण नहीं हुए, वजह थी हिमालय। ठीक है, भारत में जब तक विश्व में जल शक्ति का विकास नहीं हुआ तब तक नीचे से आक्रमण नहीं हुए। उसके वजह थी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, थार के रेगिस्तान के माध्यम से बहुत ज्यादा आक्रमण नहीं हुए। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा से भारत में आक्रमण नहीं हुए क्योंकि वहां मजबूत ताकतवर साम्राज्य नहीं बने। ठीक है, गारो खासी जयंतियां, पहाड़ियां जो हैं वहां से आक्रमण नहीं हुए। भारत पर इतिहास में आक्रमण जो सर्वाधिक हुए वो इस दिशा से हुए क्योंकि यहां पर खैबर, गोमल, बोलन ये घाट हुआ करते थे, दर्रे हुआ करते थे। तो क्या ये भारत का जो भूगोल है, विष्णु पुराण में लिखा भी हुआ है, उत्तरियन समुद्र से हिमादृश्य दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम है भारतीय संतति। तो क्या ये भारत का भूगोल जो है, इन भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव भारत के इतिहास पर नहीं पड़ा है? तो स्वाभाविक सी बात है कि भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो किसी भी राष्ट्र के इतिहास को प्रभावित करती हैं, ऐसा बताने वाले पहले इतिहासकार इब्न खाल्दून थे। ठीक है, दूसरी चीज, वो अर्थशास्त्री भी थे। अर्थशास्त्र के रूप में उन्होंने श्रम की भूमिका जो है उस पर रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत दिया। ठीक है, जिससे आवश्यकता पूर्ति के बाद जो अधिशेष बचता था, अतिरिक्त बचता था, उसे किस में लगाया जा सकता था? विलासिताओं में लगाया जाता था। तो यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इब्न खल्दून ने प्रस्तुत किया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको इब्न खल्दून में याद रखनी है। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सेशन है और निश्चित रूप से कॉलेज लेक्चरर, सेट या यूजीसी नेट, इन सभी एग्जाम में यहां से प्रश्न आना ही आना है, पूरे आने के चांस रहेंगे। तो आप अच्छे से तैयार करें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।